प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जियो प्लैनेट कॉर्नर पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, एक बार वापस भूगोल की सीरीज़ में हम कक्षा 12 के लिए विश्व की प्रमुख जनजातियों को पढ़ रहे थे। लास्ट हमने भील जनजाति के बारे में अध्ययन किया। भील जनजाति जो कि भारत की तीसरी महत्वपूर्ण जनजाति है और भील जनजाति का निवास क्षेत्र राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ रीजन में हमने देखा। उनका सांस्कृतिक परिवेश, आर्थिक क्रियाकलाप, वातावरण से किस प्रकार से वो समायोजित करते हैं और आधुनिक संस्कृति से उनका संपर्क किस प्रकार से स्थापित हो रहा है, हमने उसकी भी चर्चा की। वहाँ से बनने वाले प्रश्नों की चर्चा की। महत्वपूर्ण जो कुछ बिंदु थे मैं आपको रिकॉल कर देता हूँ, जहाँ हमने दजिया, चिमाता, दापा, गोल गाधेडो प्रथा, कुछ महत्वपूर्ण बातों पे हमने चर्चा की थी, प्रश्नों की चर्चा की थी, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज एक नई भारत की या जिसे हम कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड जनजाति की चर्चा कर रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि अंतिम महत्वपूर्ण जनजाति के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण विषय सामग्री प्राप्त हो सके और आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहें। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के विद्यार्थी या स्कूल स्तर के विद्यार्थी, आपके लिए महत्वपूर्ण सामग्री समय समय पर मैं मेरे चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा। आप मुझे प्रोत्साहित करते रहें। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक और नई जनजाति के बारे में। गोंड जनजाति पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। गोंड जनजाति ये भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। तो भारतीय प्रायद्वीप पर निवास करने वाली जनजाति को गोंड कहा जाता है। गोंड शब्द की उत्पत्ति खोंडा से हुई है, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इसका जो शब्द है या इसकी जो उत्पत्ति है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है। गोंड अपने आप को कोइटूर या कोल भी कहते हैं। 16वीं से मध्य 18वीं सदी तक मध्य भारत में गोंडों से शासित 4 साम्राज्य, ठीक है, 4 साम्राज्य कौन कौन सा क्षेत्र था? एक गढ़ मांडला, देवगढ़, चौंदा और खेड़ला पनपे। ये मोस्टली उन रीजन में हमें देखने को मिलता है जहाँ मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़ रीजन और कुछ भाग उड़ीसा का रीजन, ये अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर सर्वाधिक गोंड जनजाति निवास करती है। आगे हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, वहाँ पर भी आपको ये पता चल जाएगा। तो मुगलों वे 1940 में मराठों के प्रभुत्व के बाद ये हाशिए पर चले गए। वर्तमान में इनका निवास दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित हो गया। अब ये जनजाति मोस्टली धरातल से धीरे धीरे पहाड़ी क्षेत्रों में ही चले गए और वहीं पर अपना जीवन यापन आज वर्तमान में लोग करते हैं। निवास क्षेत्रों की बात करें तो गोंड जनजाति के कई वर्ग मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आसाम में बसे हैं। लेकिन ये छोटे छोटे रूपों में हैं। पहले एक विशाल समूह में था, लेकिन अब वर्तमान में ये समूह बहुत छोटा हो गया है और अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है। गोंड सतपुड़ा पहाड़ियाँ, मेकाल श्रेणी, सोन, देवगढ़, उच्च भूमि, बस्तर पठार वे गड़जत पहाड़ियों में रहते हैं। दोस्तों, इसमें एक
प्रमुख बात आई है वो इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से राज्य हैं, ये आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। और ये बस्तर का पठार, ये भी महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए प्रश्न है कि बस्तर का पठार कौन से राज्य में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बस्तर का जो पठार है ये कौन से राज्य में वर्तमान में स्थित है। वर्तमान में बस्तर का पठार कौन से राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गोंड जनजाति के निवास क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है। आप मानचित्र देख सकते हैं, उस मानचित्र में आपको गोंड जनजाति बताई गई है कि गोंड जनजाति जो है वो मुख्य रूप से कौन कौन से राज्यों में निवास करती है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक के बीच है। इन क्षेत्रों से देश की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी का उद्गम हुआ है। ठीक है, देखिए प्रमुख नदियाँ हैं, प्रमुख नदी है नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी, इन नदियों का उद्गम हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने 5 नदियाँ हैं। कितनी नदियाँ हैं? 5 नदियाँ हैं। और इन 5 नदियों में से कोई एक नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? गंगा की। 5 नदी हैं, नर्मदा, ताप्ती, सोन, महानदी, गोदावरी। तो मुझे बताइए कि गंगा की इन 5 नदियों में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इसका उत्तर बताइए। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती का क्या संबंध है? नर्मदा और ताप्ती कौन से महासागर में गिरती है या कौन से सागर में गिरती है? ठीक है, और महानदी और गोदावरी कौन से सागर में या कौन सी खाड़ी में गिरती हैं? ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको कमेंट करके ये बताना है कि गंगा की इन 5 में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है। ग्रीष्मकाल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और इन क्षेत्रों में वर्षा का औसत 120 सेंटीमीटर से 160 सेंटीमीटर के बीच रहता है। क्योंकि यहाँ सर्वाधिक पठारी क्षेत्र भी है, हरियाली क्षेत्र भी है, इसलिए वर्षा भी यहाँ पर अधिक देखने को मिलती है। आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो इनका आर्थिक क्रियाकलाप किस प्रकार का है, उस पर चर्चा करते हैं। ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं। इनकी जीवन की आवश्यकताएं बहुत ही साधारण सी होती हैं। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय झूमिंग कृषि व आखेट है। झूमिंग कृषि और आखेट। तो आखेट आपको पता ही चुका हूँ मैं पहले कि आखेट क्या होते हैं, कृषि कार्य क्या है ये आपको पता है। इनका जो प्रमुख कार्य है वो वनों से उत्पाद संग्रह करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ने का कार्य भी मुख्य है। दिप्पा कृषि झूमिंग कृषि का एक प्रकार है जिसमें भूमि पर 2-3 वर्ष तक खेती की जाती है और उसके बाद फिर उसे पड़ती छोड़ दिया जाता है। तो दिप्पा कृषि, झूमिंग कृषि ये सब एक ही नाम है। ये एक्चुअल में स्थानांतरित कृषि का नाम है। किसका नाम है? स्थानांतरित कृषि, जो एक स्थान से दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर बदल बदल कर 2-3 वर्षों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि में पेड़ों वे झाड़ियों को जलाकर वे भूमि को साफ कर खेत तैयार किया जाता है। उसमें फावड़े या हल से कुरेद कर बीजों को छिड़क कर बोया जाता है। बीज बोने के बाद देवी माता को जंगल के अन्य देवताओं को पशु बलि दी जाती है। और एक महत्वपूर्ण पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार राज्यों पर की जाती है। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं। तो आपको महत्वपूर्ण बात तो ये ध्यान रखनी है कि दिप्पा कृषि, झूमिंग कृषि किसका प्रकार है और ये 2-3 वर्षों में की जाती खेती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के बस्तर में तीव्र पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेतों पर की जाती है। आपको पता है सीढ़ीदार खेत इस प्रकार से बनाए जाते हैं, इस प्रकार से सीढ़ीदार खेत होते हैं। ठीक है, तो ये किस प्रकार की कृषि हो गई? एक प्रकार से सीढ़ीदार खेती होती है और ये पहाड़ी ढालों पर की जाती है। कहाँ की जाती है? पहाड़ी ढालों पर। खेतों में मिट्टी की आर्द्रता को बनाए रखने के लिए निचले भागों में लकड़ी के लट्ठे रख दिए जाते हैं जिनसे मिट्टी का कटाव भी नहीं होता। उसके बाद कुछ जीवन यापन करने के इनके वर्ग हैं, अलग अलग वर्ग दिए हुए हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पशुपालन भी किया जाता है। इनमें रावत वर्ग का मुख्य पेशा पशुचारण करना व दूध बेचना होता है। आखेट की चर्चा करें। ये जानवरों का शिकार करते हैं। भारत में आखेट करना अब राजकीय नियमों के निषेध है, फिर भी ये लोग कुछ मात्रा में वन्य जीवों का शिकार कर लेते हैं। धीरे धीरे शिकार का स्थान कृषि ने ले लिया है। तो हम पढ़कर आए थे भील जनजाति में भी
वो भी आखिर एक जनजाति है, और लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भी, और लगभग उनकी 80% जनसंख्या अब कृषि पर निर्भर हो गई है। अधिकांश गोंड लोग अब कृषक बन गए। भोजन के रूप में कोदू व कुटकी जैसे स्थानीय अनाज गोंडों के मुख्य संसाधन खाद्यान्न के रूप में लिए जाते हैं। सब्जियां घरों में उगाकर या जंगलों से प्राप्त करते हैं। उत्सवों व त्योहारों पर चावल बनते हैं, और शिकार से प्राप्त होने वाला, जो भी शिकार से प्राप्त होता है वह बलि दिए जाने वाले मांस भी खाते हैं। तो जो भी शिकार करते हैं या बलि के लिए शिकार लाते हैं उनका भी मांस ग्रहण करते हैं। गोंड धूम्रपान करते हैं तथा महुआ से बनी शराब का सेवन भी करते हैं। वस्त्र व आभूषण देखें तो आप देखेंगे कि गोदना प्रथा है। अभी हम बात करेंगे वस्त्र और आभूषण में, जब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बता दूंगा समझ में आ जाएगा आपको कि गोंड प्राय सूती वस्त्र पहनते हैं। पुरुष धोती तथा स्त्रियां साड़ी व चोली पहनती हैं। पुरुष व स्त्रियां दोनों चांदी व एल्यूमिनियम के गहने पहनते हैं। स्त्रियां कांच की रंग बिरंगी चूड़ियाँ व गले में काले मनकों व कोड़ियों से बना हार भी पहनती हैं। स्त्रियां अक्सर शरीर पर गोदना गुदवाती हैं। गोंड महिला द्वारा शरीर पर गुदवाया गोदना देख सकते हैं। लड़कियां अपने बालों में जूड़े में सफ़ेद बांस से बने आधे दर्जन तक कंघे रखती है। ठीक है, आप देखेंगे कि इस चित्र में इस प्रकार से ये एक्टिविटी अपने शरीर बना, ये एक्टिविटी देख सकते हैं आप। और ये मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है? ये मोस्टली एक्टिविटी आपको बुशमैन जनजाति आपने पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक पिग्मी जनजाति होती है, उन क्षेत्रों में भी जो रहने वाली जनजाति है, पिग्मी है, बुशमैन है, ये भी इस तरह की एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की एक्टिविटी लोग करते हैं। महिलाओं के द्वारा विशेषकर ये कार्य किया जाता है। निवास क्षेत्र गोंड नगले अर्थात पल्ली और छोटे छोटे गांवों में निवास करते हैं। जिस स्थान पर आवास बनाना होता है उसका शगुन निकलवा कर वे उस स्थान पर उत्सव मनाते हैं। तो पहले जहां इन्हें आवास बनाना होता है उस स्थान पर विशेष पर क्या करते हैं, ये उस स्थान विशेष पर मुहूर्त निकलाते हैं। ठीक है, उसका शगुन निकलवाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर उत्सव बनाते हैं और फिर अपना जो भी आवास बनाने की क्रिया होती है वो ये कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इनका आर्थिक क्रियाकलाप, इनका आखेट, भोजन, वस्त्र और आभूषण की हमने चर्चा कर ली। निवास गृह इनका किस प्रकार से होता है उस पर चर्चा कर ली है हमने। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इनके औजार और बर्तन की। उससे पहले कुछ और इम्पोर्टेंट बातें वो भी हम कर लेते हैं। यहाँ बतख व मुर्गों जो होते हैं उनकी बलि दी जाती है। ठीक है, इनके मकान में घास फूस में मिट्टी के बने होते हैं जिसमें रहने का कमरा, रसोई, बरामदा व पूजा घर जरूर होता है। गोंड आवास प्रवेश के उत्सव को दृश्य है। ये देखिए आपको, ये इस प्रकार से ये एक्टिविटी करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों इनके औजार और बर्तनों की, कि इनके कौन कौन से औजार हैं और किस प्रकार से ये अपना जीवन यापन करते हैं। गोंड लोगों के औजार बहुत साधारण होते हैं जो स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए जाते हैं। स्थानीय लोहार फालियाँ, खुरपी, फावड़ा, दराती, कुल्हाड़ी व तीरों की नोक आदि बनाते हैं। लकड़ी का सामान ये लोग स्वयं ही बना लेते हैं। गोंड के घरों में कुछ चारपाइयाँ लकड़ी के स्टूल होते हैं। दरियाँ बैठने में सोने के लिए काम में ली जाती है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है। समाज व संस्कृति की चर्चा करें तो समाज और संस्कृति में पितृसत्तात्मक समाज है इनका, और हमने भील जनजाति में भी पितृसत्तात्मक समाज की चर्चा की थी। पिता की मृत्यु के उपरांत उनकी संपूर्ण अचल संपत्ति उनके पुत्रों में बांट दी जाती है। सबसे बुजुर्ग परिवार जो व्यक्ति होता है वह परिवार का मुखिया होता है। गोंड लोगों में सेवा विवाह, विनिमय विवाह, हरण विवाह व विधवा विवाह भी प्रचलन में है। इन लोगों में विवाह समारोह किसी प्राकृतिक स्थान जैसे जल स्रोत के निकट अथवा आम के वृक्ष के नीचे किया जाता है। इस अवसर पर अनिष्ट से बचने के लिए रामधुनी का आयोजन किया जाता है। गांव के मुखिया को पटेल अथवा मोखादम तथा गांव के चौकीदार को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो गांव के मुखिया को पटेल तथा मुखादम तथा गांव के चौकीदार को कोतवाल के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पटेल और मुखादम का संबंध किस जनजाति से है? तो गोंड जनजाति से। ठीक है, नेक्स्ट, आपसी विवादों का निपटारा गांव की पंचायत करती है। गांव के पुजारी व पुरोहित को देवारी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, गांव के जो पुजारी और पुरोहित होते हैं उन्हें क्या नाम दिया जाता है? देवारी।
क्या नाम दिया था दोस्तों? देबारी। तो इस पे प्रश्न पूछा सकता है आपसे कि देबारी क्या है, या देबारी का संबंध किस जनजाति से है। तो देबारी का संबंध गोंड जनजाति से है। और देबारी होता क्या है? तो गांव का पुजारी या पुरोहित होता है। और पटेल और मुखादम का संबंध किससे है? गांव के मुखिया के रूप में इसका संबंध है। और कोतवाल का संबंध किससे है? तो चौकीदार से। कोतवाल का संबंध गांव के चौकीदार से है। नेक्स्ट, इनकी जो बोली है वो एक प्रकार से गोंडी बोली है और द्राविड़ीन भाषा परिवार से संबंधित रखती है। और आपको ध्यान हो, भील जनजाति में भी हमने ये द्राविडियन भाषा का जो शब्द है उसमें चर्चा हमारी हुई थी, जिसका भीलों से, भील का जो अर्थ है वो भीलू से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है वो आपने पढ़ा था। जैसे यहाँ पर पहाड़ी से संबंध है, यहाँ पर पहाड़ी से संबंध है, वहीं भीलों से हमने पढ़ा था कि भील शब्द की उत्पत्ति भी द्राविडियन शब्द से हुई है, जिसका जो नाम था वो था भीलू, जिसका अर्थ क्या था? तीरंदाजी। जिसका अर्थ क्या था? तीरंदाजी। तो वह लोग तीरंदाजी में निपुण थे और उन्होंने महाराणा प्रताप की सेना में भी कार्य किया, महाराणा प्रताप को सहायता दी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। गोंड पूर्णिमा को चांदनी रात में इकट्ठे होकर गाने व नाचने का पूरा आनंद लेते हैं। स्त्री व पुरुष दोनों साथ नाचते हैं। धूलिया गोंडों की प्रमुख गायक जाति है। तो गोंडों की प्रमुख जो गायक जाति है उसका नाम क्या है? धूलिया। प्रधान गोंडों की मान्यता व इतिहास को गाकर लोगों को सुनाते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बात क्या थी कि इनका जो सांस्कृतिक परिवेश है वो किस प्रकार का है। ठीक है, पुरुष प्रधान है नंबर 1, और जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है पुरुष का परिवार का मुखिया होता है। विभिन्न प्रकार की विवाह प्रणाली होती है। उसके अलावा गांव के मुखिया को पटेल या मुखादम कहते हैं, कोतवाल को चौकीदार। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि इनकी कुछ समाज और इनका कुछ सांस्कृतिक परिवेश है। कथा अनुसार जब गोंड के भगवानों ने जन्म लिया तो उनकी माँ ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। देवी पार्वती ने उनको सहारा दिया, लेकिन शंभू महादेव ने इनको एक गुफा में कैद कर दिया। गोंडों के नायक पाहंडी कपार लिंगम ने देवी जंगूबाई की मदद से उन्हें गुफा से आज़ाद करवाया। वे 4 समूह में गुफा से बाहर आए, तभी गोंड 4 मुख्य वर्गों में बट गए, जिसे गोंडी भाषा में सगा कहते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है। गोंड भूतकाल में मुर्गों को आपस में लड़ाकर अपना मनोरंजन करते थे। बड़ा देव श्री शंभू महादेव प्रशापैन इनके प्रमुख देवता हैं। शीतला माता व छोटी माता देवी की पूजा करते हैं। ये लोग देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भेड़ बकरियों की बलि भी देते हैं। इनमें अनेक प्रकार के जादू टोनों का प्रचलन है। रात्रि जागरण करने का प्रचलन है। अधिकांश गोंड हिंदू है, पर कुछ लोग प्रकृति पूजक हैं। तो अब इनका जो समाज है धीरे धीरे बदलाव की ओर बढ़ रहा है। प्रकृति पूजकों का विश्वास है कि भगवान वनों में निवास करता है। गोंड लोग काली, दंतेश्वरी व बड़ा देव को नर बलि भी देते थे, जिसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। गोंड जनजाति के लोग मृत शरीर को जलाते व दफनाते हैं। इनका विश्वास है कि आत्मा होती है वो अजर और अमर होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने चर्चा की कि गोंड जनजाति की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं। अब इनका आधुनिकता से क्या संपर्क है, हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। गोंड लोगों के आवासीय क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के कारण विगत 30 वर्षों में श्रमिक क्रम की प्रवृत्ति बढ़ी है। बड़ी संख्या में लोग खदानों व विनिर्माण उद्योगों में श्रमिकों के रूप में कार्य करने लगे हैं। खनन व निर्माण केंद्रों के समीप इनकी नई व स्थायी बस्तियां बस गई हैं। इन बस्तियों में अस्पताल, विद्यालय, बाजार, बैंक, पंचायत की स्थापना हुई है। सड़क व रेल मार्गों के जाल से इनका संपर्क शहरों से बढ़ा है। नवीन शैली में तेज़ी से बदलाव आ रहा है। पुराने रीति रिवाज व परंपराओं की पकड़ ढीली हुई है। साथ ही साथ सरकार ने दास्ता की प्रतीक कबाड़ी प्रथा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। तो दास्ता की जो प्रतीक मानी जाती थी कबाड़ी प्रथा, वह अब लगभग समाप्त हो चुकी है। इस प्रथा के अनुसार छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। तो ये क्या दास्ता होगी, ठीक है। कबाड़ी प्रथा क्या है? तो कबाड़ी प्रथा का मतलब हो गया कि छोटे से कर्ज को चुकाने के लिए ऋणी की कई पीढ़ियों को साहूकारों के गुलामों की भांति कार्य करना पड़ता था। ये थी कबाड़ी प्रथा या दास्ता प्रथा। तो अब सरकार ने इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा है, जीवन अधिक सुविधाजनक हो गया है। तो गोंड जनजाति अनुसूचित जाति में शामिल है होने के कारण इन्हें सरकार की कई सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो रहा है।
तो इस प्रकार से दोस्तों हमने महत्वपूर्ण गोंड जनजाति के बारे में भी चर्चा कर ली और आज ये फिनिश हो गया है चैप्टर। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें जो भी हमने अभी की हैं, इससे पहले के लेक्चर्स में प्रश्नों की चर्चा हमने की, महत्वपूर्ण बातों की चर्चा की, तो वो आपको ध्यान रखना है। और ये चैप्टर जो कि है सभी एग्ज़ाम्स में, विशेषकर फर्स्ट ग्रेड टीचर वैकेंसीज़ वगैरह जो होती हैं, सीटेट, आरटेट और सेंट्रल लेवल पर होने वाली टीजीटी, पीजीटी जैसी विभिन्न परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये जनजाति महत्वपूर्ण है। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। जब तक के लिए दोस्तों अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।